मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ज्योतिगढ़ राज्य पर चरण सिंह नाम का राजा राज्य करता था। वह धन दौलत को ही सब कुछ समझता था। वह सोचा करता था, मैं चाहूं तो किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूं। इस संसार में धर्म कर्म, स्त्री पुरुष पुत्र मित्र सब धन दौलत ही है। राजा चरण सिंह धन दौलत के घमंड में डूबा हुआ था। दूसरी ओर उसकी रानी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान थी। उसका विचार था, धन दौलत तो तुच्छ चीज है। दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह बुद्धि से श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन उद्यान में अपनी रानी चंद्रिका के साथ घूमते हुए राजा चरण सिंह ने पूछा, रानी, क्या तुम बता सकती हो कि दुनिया में धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? इस प्रश्न को सुनकर रानी चंद्रिका सोचने लगी। महाराज के मन में जो धन दौलत का मूल्य बना हुआ है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूं। वे बोली, महाराज, मैं धन दौलत से बुद्धि को बड़ा समझती हूं। बुद्धि से ही धन दौलत आती है और बुद्धि से ही दुनिया में सब कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं। महाराज, मनुष्य के पास यदि बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही लुट जाती है। इसके साथ ही यदि किसी देश का राजा बुद्धिहीन हो तो शीघ्र ही उसका राज्यपाट चौपट हो जाता है। रानी चंद्रिका ने यह सब कहकर हमें बुद्धिहीन जताना चाहा है। यह तो हमारा सरासर अपमान है। यह सोच वे क्रोधित होकर चंद्रिका से बोले, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा ही घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना धन दौलत के बुद्धि के सहारे कैसे अपना जीवन चला सकती हो। हम आज ही तुम्हें कुंतल वन में बने अपने महल में रहने के लिए भिजवा देते हैं। तुम्हारी से के लिए केवल एक दासी ही तुम्हारे साथ उस महल में जाएगी खर्च करने के लिए। ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा, ना ही कोई अन्य सामान। यह सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही वहां पैदा करना होगा। इसके साथ ही तुम्हारे वहां जाने से पहले तुम्हारे शरीर पर पहने सारे आभूषण भी उतरवा लिए जाएंगे। उस महल में तुम बिना धन दौलत के 6 माह तक रहोगी। 6 माह तक हमारा तुम्हारा संपर्क बिल्कुल टूटा रहेगा। 6 माह पश्चात हम स्वयं तुम्हारे पास कुंतल वन वाले महल में आएंगे और तब तुमसे पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी है या बुद्धि ठीक है। महाराज, मैं कुंतल वन वाले महल में जाने को सहर्ष ही तैयार हूं। वे दोनों उसी समय महल में वापस लौट आए और रानी चंद्रिका ने अपने आभूषण उतारकर राजा को दे दिए। कुछ देर बाद ही रानी चंद्रिका अपनी विश्वास पात्र दासी माला के साथ रथ में बैठकर कुंतल वन की ओर चल पड़ी। कुंतल वन के महल में पहुंचकर उसने दासी माला से कहा, माला, तू कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर ले आ। जो आज्ञा रानी जी। कुछ देर बाद ही उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर लाकर चंद्रिका को दे दिए। चंद्रिका ने उन पत्थरों को एक संदूक जी में रखा और उस संदूक ची को बंद कर दिया। इसके बाद उसने संदूक ची पर अपने नाम की राजकीय मोहर की छाप लगा दी। माला, इस संदूकची को ज्योतिगढ़ के नगर सेठ धन्नामल को देते हुए कहना कि रानी चंद्रिका ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई हैं और यह भी कहना कि 6 माह पश्चात हम उसके 500 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज के साथ वापस लौटा देंगी और उसके पास से अपनी यह संदूक जी वापस ले लेंगे। जो आज्ञा रानी जी। मैं अभी सेठ धनामल के पास जाती हूं। एक बात और, नगर सेठ से कहना कि यह बात गुप्त ही रहनी चाहिए कि हमने उससे ब्याज पर धन लिया है। महाराज को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। रानी जी माला ज्योतिगढ़ के नगर से धन्नामल के यहां पहुंची और रानी चंद्रिका की बताई सारी बातें धनामल को बता दी। धनामल ने माला से संदूक छी ले ली और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि रानी को कहना कि यह बात गुप्त ही रहेगी। माला स्वर्ण मुद्राओं को लेकर रानी चंद्रिका के पास पहुंची। तब चंद्रिका ने थैली में से कुछ मुद्राएं निकालकर माला को देते हुए कहा, माला, इस महल में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। तुम फिर ज्योतिगढ़ जाओ और स्वर्ण मुद्राओं के बदले खाद्य सामग्री ले आओ। जो आज्ञा रानी जी। माला स्वर्ण मुद्रा लेकर पुनः ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। स्वर्ण मुद्राओं के बदले माला ज्योतिगढ़ से जो खाद्य सामग्री लाई थी उसे खाकर चंद्रिका और माला कुंतल वन के उस निर्जन महल में दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे उन दोनों को उस एकांत महल में रहते रहते 5 माह बीत गए। एक दिन माला कहने लगी, रानी जी, मेरी समझ में अब अभी तक यह बात नहीं आई कि महाराज ने आपको यह बनवास क्यों दिया है। माला, महाराज को अपनी धन दौलत पर बड़ा घमंड है।
उसी घमंड में चूर रहने से उन्होंने मुझे यह बनवास दिया है। वे तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए मुझे 6 माह के लिए इस एकांत महल में भेजकर उन्होंने मुझे सबक सिखाया है, पर यह उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि सबक वे मुझे नहीं बल्कि सबक मैं उन्हें सिखाने वाली हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी रानी जी। तब चंद्रिका ने माला को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। माला, मैं महाराज को दिखा देना चाहती हूं कि बुद्धि धन दौलत से बड़ी है। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। मैं हर प्रकार से आपका साथ दूंगी। रानी जी बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कल ही पुरुष वेश धारण करके ज्योतिगढ़ के दरबार में जाकर महाराज से वह कहना है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। जी रानी जी। चंद्रिका ने माला को सारी योजना समझाई। दूसरे दिन ही माला पुरुष वेश धारण करके राजा चरण सिंह के दरबार में जा पहुंची और कहने लगी, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कल रात एक शातिर चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया है। चोरी? और हमारे राज्य में यह तो पहली ही बार सुन रहे हैं। हमारे राज्य में आज से पहले तो कोई चोरी नहीं हुई। फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई? महाराज, लगता है किसी दूसरे राज्य का कोई चोर हमारे राज्य में घुस आया है। महाराज, उसने मुझे कंगाल तो बनाया ही है, पर वह आपको भी नहीं बख्शने वाला है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है महाराज? वह चोर मेरी खाली तिजोरी में आपके नाम यह पत्र छोड़ गया है। चरण सिंह हैरानी से उस पत्र को पढ़ने लगा जिस पर लिखा था, राजा चरण सिंह, मैं बड़ा ही खतरनाक चोर हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूं। तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे खजाना चुराने से रोक सको तो रोक के देख लेना। तुम्हारा शुभ चिंतक शातिर चोर पत्र पढ़कर राजा चरण सिंह की भव तन गई। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर आदेश दिया, खजांची जी, शातिर चोर ने हमें खजाना लूटने की धमकी दी है, इसीलिए तुम खजाने की सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दो ताकि शातिर चोर अपने ध्येय में सफल ना हो सके। और इस आदमी के घर में शातिर चोर ने चोरी की है। तुम खजाने में से धन देकर इस आदमी के नुकसान की भरपाई कर दो। जो हुक्म महाराज। इधर माला खजांची द्वारा दिया गया धन लेकर कुंतल वन में पहुंची और कहने लगी, लीजिए रानी जी, महाराज ने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे यह धन दिया है। माला, इस धन में से थोड़ा सा धन निकालकर बाकी संभाल कर रख दो। इसकी आवश्यकता हमें 1 माह बाद पड़ेगी। रानी ने थैली में से थोड़ा सा धन निकालकर माला को देते हुए कहा, माला, इस धन से 2 घोड़े, 2 सैनिकों के पोशाक और कुछ बड़ी बोरियां ले आओ। माला रानी द्वारा बताया सामान लेने चली गई। इस घटना के 5 दिन पश्चात रानी को माला के साथ ज्योतिगढ़ के राजमहल में खजाने को चुराने जाना था। इसीलिए उन्होंने महाराज की हस्तलिपि में खजांची के नाम एक पत्र लिखा और उसे अपने पास रख लिया। उसी रात्रि को रानी माला के साथ वेश बदलकर खरीदे गए। घोड़ों पर सवार होकर ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। माला भी पुरुष वेश में थी। कुछ देर बाद ही उन दोनों के घोड़े एक विशाल काय पहाड़ी के सामने जा रुके। अपने घोड़ों को वहीं एक पेड़ से बांधकर दोनों गुप्त रास्ते से ज्योतिगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़ी। शीघ्र वे उस स्थान पर जा पहुंची जहां गुप्त रास्ता जाकर समाप्त होता था। दोनों को राजमहल के रास्तों की भली प्रकार से जानकारी थी, इसलिए वे उस रास्ते की ओर बढ़ गईं जो रास्ता खजाने की ओर जाता था। शीघ्र वे दोनों खजाने का पहरा दे रहे खजांची के पास पहुंची और कहने लगी, खजांची जी, महाराज ने तुम्हारे नाम यह पत्र दिया है। खजांची पत्र लेकर पढ़ने लगा जिस पर लिखा था, खजांची जी, 5 दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात मुस्तैदी से खजाने के चौक से कर रहे हैं। अतः हम महसूस कर रहे हैं कि लगातार खजाने के चौकसी करते करते आप और आपके सैनिक थक गए होंगे। इसलिए इस पत्र के द्वारा हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि तुम अपने सैनिकों के साथ आराम का करने के लिए इसी समय अपने अपने घर चले जाओ और खजाने के चौकसी का भार पत्रवाहक राम और श्याम को सौंप दो। इसके साथ ही जाते समय खजाने की चाबी राम और श्याम को देते जाना, क्योंकि कुछ देर बाद हम स्वयं खजाने का निरीक्षण करने आने वाले हैं। तुम्हारा राजा चरण सिंह पत्र पढ़कर खजांची खुश हो गया और कहने लगा, चलो महाराज को हमारी सुध तो आई। थकान के मारे सारा शरीर बुरी तरह टूट रहा था। अतः खजांची राम और श्याम बनी चंद्रिका और माला को खजाने की सुरक्षा का भार सौंप और उन्हें खजाने की चाबी दे सैनिकों के साथ तुरंत ही वहां से चला गया।
खजांची और सैनिकों के वहां से जाने के बाद चंद्रिका ने चाबी से खजाने का ताला खोला और तब दोनों खजाने के कक्ष में घुस गई। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने वस्त्रों में छिपे बड़े बड़े थैले निकाले और उनमें खजाने की दौलत भरने लगी। तत्पश्चात थैलों में भरे खजानों को वे दोनों कक्ष के बाहर ले आई। अगले ही पल वह दोनों एक एक थैला कंधे पर लाद कर वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें पहरा देते दो समिले सैनिकों ने प्रश्न किया, यह बड़े बड़े थैले उठाकर तुम कहां जा रहे हो? इन थैलों में क्या है भाइयों? अभी कुछ देर पहले खजांची ने शातिर चोर और उसके 9 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। हम शातिर चोर और उसके साथियों की लाशें थैलों में भरकर राजमहल से बाहर ले जा रहे हैं। क्या शातिर चोर और उसके साथी मारे गए? यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। तब वे दोनों राम और श्याम बने सैनिक आगे बढ़ गए। थैलों को उठाए वे दोनों गुप्त रास्ते के द्वार पर पहुंची। माला पहले सारे थैलों को यहां इकट्ठा कर ले, तब खजाने को लेकर कुंतल वन की ओर चलेंगे। हां, यही ठीक रहेगा। रानी जी कुछ देर बाद खजाने के सारे थैले गुप्त द्वार के पास इकट्ठे हो गए। चंद्रिका और माला सारी रात घोड़ों की मदद से एक एक करके खजाने से भरे थैलों को कुंतल वन के महल में पहुंचाती रही। अगले दिन सुबह होने पर 2 सैनिक खजाने के द्वार पर पहुंचे और कहने लगे, यह क्या खजाने के दरवाजे खुले पड़े हैं? दोनों सैनिक खजाने के कक्ष में पहुंचे तो देखा सारा खजाना खाली पड़ा था। लगता है शातिर चोर अपनी चतुराई दिखा गया है। उन दोनों को वहां एक पत्र पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर वह महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज, गजब हो गया, शातिर चोर खजाना लूट कर ले गया। क्या? हां महाराज, हम सच कह रहे हैं, खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां हमें बस यह पत्र रखा मिला जो शातिर चोर आपके नाम छोड़ गया है। चरण सिंह ने जल्दी जल्दी वह पत्र पढ़ा, जिस पर लिखा था, महाराज, हम तुम्हारा खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम कितने शातिर चोर हैं। अब तुम हमें पकड़कर दिखाओ तो जाने तुम्हारा शुभ चिंतक। शातिर चोर पत्र पढ़ने के पश्चात राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इसी समय खजांची को हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद खजांची राजा चरण सिंह के सामने था। वह कहने लगा, क्या आदेश है महाराज? आदेश के बच्चे, पहले तो यह बता कि तेरे होते हुए खजाना लुटा तो लुटा कैसे? क्या खजाना लुट गया? क्षमा करें महाराज, जब तक मैं अपने सैनिकों के साथ खजाने के पहरे पर था, तब तक तो खजाना बिल्कुल सकुशल अपने स्थान पर था। हो सकता है शातिर चोर ने खजाना तब चोरी किया हो जब मेरे स्थान पर राम और श्याम पहरा दे रहे थे। यह राम और श्याम कौन है महाराज? आपने ही तो कल रात उन दोनों को मेरे पास भेजा था। वे दोनों आपका पत्र लेकर मेरे पास आए थे। मेरा पत्र? मैंने तो किसी राम श्याम को कोई पत्र लिखकर नहीं दिया था। जरा हमें वह पत्र तो दिखाओ। पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह चौंका और कहने लगा, यह पत्र तो मेरी ही हस्तलिपि में लिखा गया है। इसका मतलब यह है, खजाना जी को जिन राम और श्याम ने यह पत्र दिया था, वे शातिर चोर के गिरोह के ही आदमी थे। खजान जी, हम बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम आज ही उसे स्वयं पकड़ेंगे। शीघ्र सारे राज्य में खजाना लूटने की सूचना आग की तरह फैल गई। इधर कुंतल वन के महल में माला ने रानी को सूचना दी, रानी जी, खजाना चोरी हो जाने से महाराज बहुत परेशान हैं। वे आज की रात नगर में घूमकर स्वयं चोर को पकड़ना चाहते हैं। माला, तू बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाई है। आज की रात मुझे साधु का वेश धारण करके ज्योतिगढ़ जाना होगा। रानी जी, आप रात को वहां अकेली मत जाइएगा, क्योंकि आज की रात महाराज स्वयं नगर में गश्त लगाएंगे। ऐसी हालत में आप वहां जाएंगी तो आपके पकड़े जाने का खतरा रहेगा। रानी चंद्रिका माला को तसल्ली देते हुए बोली, माला, तू घबरा मत। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहां खतरा मुझे होगा या महाराज को होगा। चंद्रिका उस रात को साधु का वेश धारण करके ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। शीघ्र वह ज्योतिगढ़ जा पहुंची और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गई। इधर राजा चरण सिंह घोड़े पर बैठकर नगर में गश्त लगा रहा था। कुछ देर बाद गश्त लगाते हुए राजा चरण सिंह ने जब साधु बनी चंद्रिका को देखा तो वह शातिर चोर के बारे में पूछताछ करने के लिए साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, साधु महाराज, क्या तुमने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है? मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात क्या है? आप कौन हैं?
और रात्रि के इस पहर नगर में क्यों घूम रहे हैं? साधु महाराज, मैं इस देश का राजा हूं। इन दिनों हमारे राज्य में शातिर चोर ने बहुत उत्पाद मचाया हुआ है। हमारा सारा खजाना लूट कर ले गया है। हम उसी की खोज में इस समय घूम रहे हैं। ओह राजन, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है। खजाना खाली हो जाने पर आप राजगाज किस प्रकार चलाएंगे, इसी बात को तो सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। साधु बाबा जी राजन, आपको खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रजा पर नए कर? लेकिन साधु बाबा, प्रजा पर तो पहले ही कई कर लगे हैं। क्या नए करों से वे परेशान ना हो उठेंगे राजन? प्रजा के हित के लिए यह तो आपको करना ही होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी इस बात की भनक पड़ गई तो वह शीघ्र ही तुम्हारे राज्य पर ढाबा बोल देगा। इससे पहले कि ऐसा हो राजन, आप प्रजा पर यह कर लगाकर खाली खजाने को भरिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी सलाह पसंद आई है। साधु बाबा जी, शीघ्र इस विषय पर सोच विचार करके मैं कोई निर्णय लूंगा। दूसरे ही दिन राजा चरण सिंह ने दरबार में घोषणा की, प्यारे राजवासियों, शातिर चोर राजकीय खजाने को खाली कर चुका है। यह तो आप सभी जान चुके हैं। खजाने को पुनः भरने के लिए हमें आप लोगों पर नए कर लगाने पड़ेंगे। हमें आशा है आप लोग नए करों को अदा करने में आनाकानी न करके हमें अपना अमूल्य सहयोग देंगे। राजा चरण सिंह की यह घोषणा सुनकर वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश फैल गया। वहां मौजूद लोग कहने लगे, महाराज, हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, आपको यदि खाली खजाना भरना है तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से भरें। यह सुनकर राजा चरण सिंह सक पकाया और सोचने लगा, प्रजा का रुख आक्रामक सा लग रहा है। अगर मैंने वास्तव में ही इन पर नए कर लगा दिए तो निश्चय ही यह लोग बगावत पर उतर आएंगे। वे परेशान सा दरबार से उठाया और सोचने लगा, शातिर चोर ने यह हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब हम करें भी तो क्या करें? इसी उधेड़ बूंद में न जाने कब पूरा महीना बीत गया। राजा चरण सिंह खाली खजाने को भरने का कोई उचित समाधान नहीं सोच पाया। तभी राजा को ख्याल आया कि हमारी रानी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान है, हमें उसके पास जाकर उससे इस समस्या का कोई समाधान पूछना चाहिए। वे कोई ना कोई उचित सलाह अवश्य देंगी। राजा रथ में बैठकर उसी समय कुंतल वन के महल में पहुंच राजा को देखकर रानी कहने लगी, आइए महाराज, आइए, 6 माह बीत चुके हैं। क्या आप हमसे यह पूछने आए हैं कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि बड़ी होती है? रानी चंद्रिका, हमारे जले पर इस प्रकार नमक ना छिड़को, हम इन दिनों बहुत ही मुसीबत में हैं। क्या हुआ महाराज चंद्रिका? हमारे खजाने को शातिर चोर ने लूट लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए। महाराज, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपका खाली खजाना भरूंगी। तुम भला खाली खजाने को कैसे भरोग? रानी उसे उस कक्ष में ले गई जिसमें वे धन दौलत रखी थीं, जो वह माला की सहायता से ज्योतिगढ़ के खजाने से लाई थी। उस दौलत को देखकर राजा कहने लगा, रानी चंद्रिका, इतनी दौलत तुम्हारे पास कहां से आई? जाइए महाराज, जाकर इस धन से अपना खाली खजाना भरिए। चंद्रिका, अब तो बता दो, यह दौलत तुम्हारे पास आई कहां से? महाराज, कल मैं अपनी दासी माला के साथ जतिगढ़ आऊंगी, तभी आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ठीक है रानी, हम तुम्हारे ज्योतिगढ़ आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब राजा चरण सिंह खजाने को लेकर रथ में बैठकर वहां से ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन रानी ज्योतिगढ़ पहुंची और कहने लगी, महाराज, मैंने जो धन कल आपको दिया था वह धन वही था जो शातिर चोर ने ज्योतिगढ़ के खजाने से लूटा था। क्या हाँ महाराज, मैं ठीक कह रही हूं? अगर तुम्हारा कहना सही है रानी, तो शातिर चोर द्वारा लूटा गया धन तुम्हारे पास कैसे आ गया महाराज? क्योंकि शातिर चोर और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। यह तुम क्या कह रही हो रानी? मैं ठीक कह रही हूं महाराज। तब चंद्रिका ने विस्तार पूर्वक राजा चरण सिंह को सारी बात बता दी। सारी बात बताने के पश्चात रानी कहने लगी, महाराज, 6 माह पूर्व जब आपने मुझे माला दासी के साथ कुंतल वन वाले महल में भेजा था, तो ना तो आपने मुझे कुछ धन दिया था और ना ही मेरे पास कोई गहने आभूषण छोड़े थे। ऐसी परिस्थिति में मैं 6 माह तक अपना और माला का पेट कैसे भरती? सो मैंने बुद्धि से काम लिया और ईन पत्थरों के संदूक जी पर अपनी मोहर लगाकर नगर सेठ धनामल के पास गिरवी रखवा दिया। नगर सेठ से उधार लिए धन से मैंने 6 माह तक अपना और माला का निर्वाह किया।
इसके अलावा आपका राजकीय खजाना इसलिए लूटा ताकि आप जान सकें कि मनुष्य यदि बुद्धि से काम ले तो असंभव कामों को भी सिद्ध कर सकता है। महाराज, बुद्धि के प्रयोग के कारण ही मैं कड़ी सुरक्षा के बीच में खजाने को आसानी से लूट सकी। महाराज, धन दौलत तभी आदमी का साथ देती है जब मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करें। इतना कहकर रानी चंद्रिका चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने राजा चरण सिंह से पुनः कहा, महाराज, क्या अब भी आप मुझसे वही पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि? यह सुनकर राजा चरण सिंह ने लज्जा से सिर नीचे झुका लिया और कहने लगे, रानी चंद्रिका, तुमने मुझे सबक सिखाकर मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं धन दौलत को ही सब कुछ समझता था, पर अब मेरे समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज नहीं है। आदमी के अंदर बुद्धि हो तो वह निर्धन से भी धनवान बन सकता है। चरण सिंह की बात सुनकर रानी चंद्रिका के मुख पर संतोष की रेखाएं खिंच गईं। अब राजा चरण सिंह को यह समझ आ चुका था कि जीवन में बुद्धि का बहुत महत्व होता है और वे अपनी रानी चंद्रिका के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।